हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाय, कैसे हो सब लोग? ओके, चैट में आ रहे हैं सबके। ओके, हेलो पे गुड। ओके, तो कैसा रहा टेस्ट? टेस्ट सही रहा? मजा आई देने में? आया ऐसा फील आया कि बस नेट ऑन नहीं की थी? ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मधुस्मिता। बस थोड़ा ना, मैं नहीं चाहती कि ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो ऐसे। समझ रहे हो? हम फिर क्लास की टाइमिंग्स कम बचती है, फिर हम लोग कम पढ़ पाते हैं। तो ताकि सब लोग ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर सके, मेरा भी टाइम नहीं जाए, तुम्हारा भी टाइम नहीं जाए, हम दोनों टाइम को बचाएं और उसको यूटिलाइज कर लें। ठीक है। और बाकी ये बताओ, टेस्ट कैसा रहा? मतलब ऐसा ऐसी फीलिंग आई आप लोगों को टेस्ट करके कि हाँ चीजें आ रही हैं समझ, अब कर सकते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? कि पहले जैसे होता था कि बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है? मेंस के क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। अच्छा था बट लॉन्ग टाइम लिखना नहीं आ रहा था। आई गेट इट। मुझसे शामिया ने भी कहा, काफी लोगों ने कहा। इसीलिए सैटरडे हम सेशन वाला कर रहे हैं कि सैटरडे हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। उस दिन आप लोगों के मार्क्स भी आउट होंगे कि आप लोगों ने क्या स्कोर करा है, एंड एट द सेम टाइम हम लोग वही क्वेश्चंस को लेके हम आंसर राइटिंग करना सीखेंगे। ठीक है। मैं सैटरडे को कोई मतलब क्लास वाली हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बट हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। पहले हम लोग आप लोगों के मार्क्स देखेंगे, उसके बाद उस चीज का आंसर राइटिंग करके एक दो क्वेश्चंस करके देखेंगे कैसे आंसर लिखना है। समझ रहे हो आंसर राइटिंग कैसे करना है? तो मैंने पहले भी बोला था कि हम स्पेशल सेशंस लेंगे आंसर राइटिंग को। बट पता है, अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है। करा कुछ भी करा, जो तुम लोगों को समझ में आया वो करा। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग सैटरडे को आंसर राइटिंग का सेशन करेंगे, तब सब लोग प्रेजेंट रहना, टाइम पे आ जाना, ताकि हम लोगों का वो सेशन मतलब मिस ना हो। ठीक है। चलो, आज हम लोग बेसिकली, हमारा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो चुका है। एंड आप लोग सोचोगे इतना बड़ा आपका पोर्शन फंडामेंटल राइट्स और इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। हम लोग उसकी आंसर राइटिंग कर लेंगे तो आप लोग काफी मतलब आपको ना एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम खत्म कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं डीपीएसपी पे। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया है, किसमें दिया है? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। तो ये किस पार्ट में है? पार्ट 4 में है। उसके बाद ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, डीपीएसपी डिस्कस किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम मतलब समझेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव का मतलब है किसी को इंस्ट्रक्शन देना, डायरेक्टिव देना, डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है। ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट जब पॉलिसी बनाए तो किस डायरेक्शन में बनाए, क्या क्या चीजों को वो नजर में लेके, दिमाग में लेके बनाए, ऐसी चीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग से रखा। कोई बताएगा मुझे? इसको फंडामेंटल राइट्स में भी तो रख सकते थे, क्यों नहीं रखा? इसको अलग रखा गया क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सेबल रखा, मतलब ये हक है हमारा। डीपीएसपी हक नहीं है, डीपीएसपी को, डीपीएसपी जो है हमारा, वो स्टेट को इंस्ट्रक्शन है। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन है कि आप जब कानून बनाएंगे तो आप फला 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 चीजों का ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि इक्वालिटी रहे, आप ध्यान रखेंगे कि मेटर्निटी लीव और ये सारी चीजें, छोटी छोटी एनिमल हस्बेंड्री, इसमें हम आगे आर्टिकल वाइज जब हम, एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ मधुस्मिता, नॉन जस्टिशिएबल है डीपीएसपी, और फंडामेंटल राइट्स हमारा जस्टिशिएबल है। जो मैं बता रही हूँ उसको बस एक सिंपल वर्ड में अगर हम कोट करें, जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब होता है जब वो उसका, हमारे उसका वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, जैसे तो हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। बट डीपीएसपी में हम कोर्ट नहीं जा सकते, और डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि हम ऐसे रखते हैं कि इन पॉलिसीज को धीमे धीमे हमारे जो गवर्नमेंट होगी, आगे की गवर्नमेंट होगी, इम्प्लीमेंट करके, और हमारे हमारे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और लाए इन चीजों को। बट हाँ, ये ऐसे नहीं रखे गए कि ये इनका वायलेशन हो तो कोर्ट चले जाओ।
ठीक है, धीमे धीमे लाने को बोला गया कि अपनी पॉलिसीज जब आप बनाए तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, इन चीजों को नजर में रखें। तो इस चीज को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को डायरेक्शन दिए गए कि आप इन इन चीजों पे नजर रखेंगे। तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस में डिफरेंस है, जस्टिशिएबल नॉन जस्टिशिएबल वाला, वो तुम लोग को मतलब पता है, जस्टिशिएबल नॉन जस्टिशिएबल में एनफोर्सेबल और एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो फंडामेंटल राइट्स है वो लॉ बनाओ चाहे ना बनाओ, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है, वो लागू हो गया है। बट डीपीएसपी कैसे लागू होता है, गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाएगी और तब लागू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूसीसी, यूसीसी के बारे में तो सब सुनेंगे ना, सुना होगा ना, ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 यूसीसी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 44 डीपीएसपी में है। तो यूसीसी जो है क्या लागू हो गया? नहीं, एक हमारे स्टेट में लागू है, वो है गोवा। गोवा स्टेट में यूसीसी है। अभी उत्तराखंड ने भी बिल पास कर दिया है, एक्ट बन गया है यूसीसी के तहत। बट क्या पूरे इंडिया में लागू है? नहीं लागू है। तो क्या नहीं लागू है तो क्या हम कोर्ट मूव कर जाएंगे? नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। तो इसलिए ये चीजें जो हैं वो धीमे धीमे अपने उसमें लाने को कहा गया है। तो वैसे ही यूसीसी और बहुत सारी चीजें हैं। तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कोई कानून लाया जाएगा तब जाके वो एनफोर्स कराया जाएगा। बट फंडामेंटल राइट्स कोई कानून लाने की आपको जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है। ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स। मगर डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात करता है। कौन सी राइट? सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है। अब देखो, सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई फंडामेंटल राइट्स वर मेड जस्टिशिएबल बट डीपीएसपीज वर नॉट? ऐसा क्यों करा गया? क्या ऐसा भी तो कर सकते थे कि फंडामेंटल राइट्स को भी जस्टिशिएबल तो डीपीएस को भी जस्टिशिएबल रख देते, पर उसके बहुत सारे रीजंस थे। देखो, फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है ना, वो डेवलप कर रहा है पोटेंशियल ऑफ द पीपल। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे ना, लोगों को पोटेंशियल डेवलप ही नहीं होगा, उनका हक नहीं मिलेगा, उनमें कॉन्फिडेंस, उनमें सारी चीजें डेवलप नहीं होंगी। फंडामेंटल राइट लिबर्टी देता है। लिबर्टी तो एक आम इंसान का कानून फंडामेंटल राइट है ना, जमीनी हक है बिल्कुल, कि हमें आजादी मिलनी चाहिए। तो वो तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पीपल है। अच्छा, प्रियम्बल हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, प्रियम्बल हम अभी पढ़ेंगे मे बी, डीपीएसपी के बाद हम प्रियम्बल पढ़ेंगे। तो प्रियम्बल में बोला गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद को देते हैं। ये लोग दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग खुद को दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी द पीपल, जब अगर हमसे ही डिराइव हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे ही हक नहीं होंगे तो क्या फायदा? इसलिए फंडामेंटल राइट्स को क्या रखा गया? जस्टिशिएबल रखा। वेयर एज डीपीएसपी को जस्टिशिएबल क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इतना हमारे पास उस टाइम पे पैसा नहीं था, रिसोर्स क्रंच, रिसोर्सेज नहीं थे इतने हमारे पास कि हम ये सारी चीजें लागू करने में बहुत रिसोर्स लगता। ठीक है। और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में बहुत क्लैश होता है। जब हम आगे अभी डीपीएसपी खत्म करेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्लैश हुआ है, कि डीपीएसपी कहीं कहीं पर डीपीएसपी लागू। अब यूसीसी को देख लो, एग्जाम्पल यूसीसी लेते हैं, तो कहते हैं यूसीसी सबका जो सिविल राइट है, मतलब जो सिविल लॉ है वो सब सारे रिलीजन का सेम होना चाहिए। तो ये तो फंडामेंटल राइट 25-26 का वायलेशन है। फंडामेंटल राइट टू रिलीजन का वायलेशन है कि उसमें दिया गया है कि हम अपने रिलीजन के हिसाब से अपने जो हमारे सिविल लॉज है वो बना सकते हैं, उनका हक ले सकते हो, वायलेशन है। तो अगर उस टाइम पे इम्प्लीमेंट कर देते तो कितनी मुश्किल होती, क्योंकि एक चीज दूसरी, बहुत सारे आर्टिकल्स इधर उधर एक दूसरे को वायलेट करते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। और फंडामेंटल राइट एक और है ना, जो बहुत बड़ा रीजन था ना, कि क्या होता है ना कि जब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में देखा गया कि बैलेंस नहीं बन रहा है, अगर बहुत सारी चीजें हमारे वहां पर, जैसे यूसीसी की बात थी, अगर उस टाइम पे हमारी कंट्री में यूसीसी लागू कर दिया जाता तो शायद माइनॉरिटीज को लगता ये क्या हो रहा है, मतलब हमारे रिलीजन को खतरा है, ऐसा लगता माइनॉरिटीज को। तो ये उस टाइम आप सोचिए, उस टाइम की मेंटालिटी, मतलब हम नए नए आजाद हुए थे तो बहुत बड़ा रीजन था। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि डीपीएसपी उस टाइम पे लागू नहीं करा गया। बहुत सारी स्टेट्स ने बहुत सारी चीजों को लागू करा है, बट बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं करा, तो उसको कहा गया धीमे धीमे अपनी पॉलिसीज के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आगे डिटेल में एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस समझ में आया सबको?
ओके ठीक है। कोई डाउट, कोई अभी तक कोई डाउट, कोई कुछ की डीपीएसपी में कोई डाउट है या फंडामेंटल राइट्स से कुछ रिलेट करने में डाउट हो रहा है किसी को? फंडामेंटल राइट्स हमारे मूल अधिकार है, और डीपीएसपी इसमें इकोनॉमी और मतलब सोशली बात की जाती है, यही डिफरेंस होता है। हाँ, बेसिकली इकोनॉमी को सोशल राइट्स देने की बात करी गई है, मगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उन्होंने कहा इसको भाई धीमे धीमे इम्प्लीमेंट करो, ऐसा ना करो कि इसको लागू कर दो तो क्योस मच जाए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस में क्लैश हो रहा है, माइनॉरिटीज को खतरा लग रहा है, तो ये सारी चीजों में वो सोचा गया कि मतलब थोड़ा आराम आराम से। तो बहुत सारी अंदर चीजें जब हम डिटेल में अंदर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जैसे काउ स्लॉटर पे बैन लगाने को कहा गया है, बट क्या पूरे इंडिया में बैन है? नहीं है बैन। आपके गोवा में बैन नहीं है, आपके नॉर्थ ईस्ट में बैन नहीं है, मगर हाँ यूपी में बैन है, बिहार में बैन है, बहुत सारे स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में बैन है, काउ स्लॉटर पे बैन है। तो अब उन स्टेट्स में अगर काउ स्लॉटर करा जाता है तो वो माना जाता है कि वो आप क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, मगर कानून बना के ऐसा करा गया है। बट क्या और स्टेट्स में अगर गोवा में जाओ तो फिर वहां तो होता है, तो वहां पर आपको बैन नहीं है, तो वहां पर वो क्रिमिनल क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, वहां पर नॉर्मल लोग करते हैं, वो चीज उनके लिए नॉर्मल है। तो एक एक स्टेट ने कैसे लॉ बना के उसको इम्प्लीमेंट करा है चीजों को। वैसे मैटरनिटी रिलीफ है कि बात करी गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि मर्द और औरत को इक्वल पे और इक्वल वर्क में अगर वो एक काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो उनको पे भी इक्वल होना चाहिए। बट क्या ऐसा होता है? जो जो मर्द होते हैं वो दिहाड़ी मजदूर, पता है ना, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, तो रेट चल रहा है 600 रुपए चल रहा है मर्द का, मगर औरत का शायद 500 या 450 है। तो अगर देखा जाए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो वायलेट हो रहा है। बट इन सबको लॉ के थ्रू, बहुत सारी इसमें चीजें लेबर लॉ के थ्रू और इसके थ्रू इम्प्लीमेंट करी गई हैं, बट इसको लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट करा जाएगा। मान अगर फंडामेंटल राइट्स, अगर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसके लिए कोई लॉ लाने की जरूरत नहीं है लागू करने के लिए, वो लागू है, कोई आपकी वो हक नहीं ले सकता है। मगर यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं उनको कोई कानून लाना पड़ेगा और तब लागू होगा। ठीक है, आया बात शामिया समझ में? जी। ठीक है, तो अभी कोई भी डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ूं? अब आर्टिकल जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो थोड़ा और क्लियर होगा क्या डिफरेंस है, क्या है। ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 36 पढ़ रहे हैं हम, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। जैसे याद है जब हम आर्टिकल 12 पढ़ा था फंडामेंटल राइट में, तो उसमें भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया था। स्टेट की डेफिनेशन जब हम स्टेट की डेफिनेशन क्या क्यों देने की जरूरत है? इसलिए देने की जरूरत है क्योंकि अब जब हम आगे जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसमें बार बार स्टेट आएगा, स्टेट शैल डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट। तो भैया अगर हमें स्टेट ही नहीं पता होगा ये स्टेट क्या है, तो हम कैसे क्या क्या समझेंगे? तो पहले स्टेट को डिफाइन कर दे रहा है कि भाई स्टेट का मतलब ये है। अब आगे जब आपका स्टेट आए तो अब ये मतलब समझिएगा। ठीक है, एक मिनट। जी। ओके, ठीक है, और ये हो गया हमारा मतलब स्टेट की डेफिनेशन। तो वही डेफिनेशन ऑफ स्टेट इसमें भी और उसमें भी सेम है, फंडामेंटल राइट्स में दोनों की सेम ही है। यूनियन मतलब आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, और लोकल बॉडीज में म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज, ये सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है, स्टेट का मतलब इसमें सारे हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 37 पे चले। 36 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? 36 क्या बताया आपने? 36 में स्टेट को डिफाइन कर, डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ स्टेट बोला गया है कि स्टेट क्या है, आखिर क्या है स्टेट। जब हम आगे हर आर्टिकल में बोलेंगे कि स्टेट शैल डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल डू दिस, तो वो स्टेट क्या है? जब हमें स्टेट ही नहीं पता होगा ये स्टेट क्या है। मैं तो स्टेट, जब ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब मैंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो मुझे स्टेट का मतलब पता है क्या लगा था? यूपी, बिहार, लिटरली मुझे यही स्टेट, क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ा कि इंडिया, इंडिया में स्टेट्स हैं, तो स्टेट का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, गुजरात। नहीं, बट यहाँ पर स्टेट का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर स्टेट का मतलब ये भी है, साथ में इंडिया को भी स्टेट कह रहे हैं। मतलब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, म्यूनिसिपल बॉडीज हो गई, आपकी पंचायती राज बॉडीज हो गई, ये सारों पे लागू होता है ये सब। जब आप स्टेट बोल रहे हैं तो इन सब, इसका स्टेट का मतलब ये सारे हैं। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। ठीक है, चलो आर्टिकल 37, बस आर्टिकल 37 बताता है कि नॉन जस्टिसेबल नेचर ऑफ डीपीएसपी, वही बताता है कि डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल है। ये जस्टिसेबल नहीं है कि अगर इसका वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट चले गए, नहीं। हाँ, अगर कोई
कोई कानून बन गया है इसके तहत तो उसका वायलेशन हो रहा है, तो आप कानूनी उसके पे जा सकते हो, बट कोई जस्टिशिएबल नहीं है। जैसे आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल राइट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि रिट्स इश्यू हो सकती हैं और फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 37 ये बताता है। अब हम आ जाते हैं 38। 36 37 में कोई डाउट नहीं है ना? नहीं, ओके, क्लियर है। हाँ। तो 38 आर्टिकल कहते हैं रेड्यूस इनइक्वालिटी, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस। अक्सर यूपीएससी पूछ लेता है कि मतलब ऐसे कि डीपीएसपी में हमारे, मतलब मान लो 38 आर्टिकल 38 ऑफ डीपीएसपी में सोशल, पॉलिटिकल और सोशल, पॉलिटिकल और सिविल जस्टिस के बारे में बात करता है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। बस ये चीज याद रखना, आर्टिकल 38 सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है। कौन कौन सी जस्टिस के बारे में बात करता है? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी को हमें रिड्यूस करना है। कौन कौन सी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए सबको। समझ में आई बात? तो ज्यादातर जो देखो फंडामेंटल राइट्स इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात नहीं करता है ज्यादा, मगर ज्यादा क्या बात ही नहीं करता है। मुझे नहीं, कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है, बट डीपीएसपी में बहुत जगह पर इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करी गई है, पैसे के बारे में बात करी गई है कि पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए कैसे, ये सारी चीजों के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो मगर फंडामेंटल राइट्स नहीं करता है। तो याद रखना, अक्सर डीपीएसपी में इकोनॉमिक जस्टिस आए तो वो ट्रू होगा, बिकॉज इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है डीपीएसपी, ठीक है। तो कौन कौन सी हमारे, हम लोग अभी याद करते हुए चलेंगे। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? इनइक्वालिटी को रिड्यूस करो। कौन कौन सी जस्टिस को लाओ? सोशल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस को हमें करना है। इनइक्वालिटी को क्या करना है? रेड्यूस करना है, कम करना है। इनइक्वालिटी मतलब समझ गई ना, भेदभाव, हमें भेदभाव कम करना है। कोई भी इनइक्वालिटी है, मान लो कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कुछ वो है, तो स्टेट को, गवर्नमेंट को कोशिश करनी है कि उस चीज को कम करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब कम करना है, ठीक है। ठीक है। आर्टिकल 38। हाँ 38 कहता है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल। अब जैसे इसका एग्जाम्पल होता है रर्बन मिशन, RURBAN। अब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई, RURBAN, रर्बन मिशन। रर्बन क्यों नाम रखा गया? रूरल एरियाज में अर्बन फैसिलिटीज देने के लिए, रूरल एरियाज में अर्बन, तो रूरल और अर्बन को मिला के रर्बन कर दिया। तो रर्बन मिशन क्या करता है? रर्बन मिशन अर्बन फैसिलिटीज देता है रूरल एरियाज में, मतलब शहरी फैसिलिटीज देना गांव में। तो गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी लाई या कौन सा मिशन लाया? रर्बन मिशन। रर्बन मिशन क्या कर रहा है? जो शहरों की फैसिलिटी है वो गांव में देने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 38 को काम की तरफ काम कर रहा है ना, डीपीएसपी में जो कहा गया है। समझ में आई बात? ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? रर्बन मिशन, जी। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है रर्बन मिशन। तो रूरल एरियाज, मान लो गांव में एजुकेशन होना, पानी, मतलब ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बट शहरी फैसिलिटीज जैसे इंटरनेट अच्छे से चलना, इंटरनेट अच्छे से, इंटरनेट टावर्स लगवा के देना, तो ये सब क्या है? शहरी फैसिलिटी आप गांव में दे रहे हैं ताकि इससे माइग्रेशन ना हो। माइग्रेशन पता है शामिया, माइग्रेशन क्या होता है? नहीं। मधुस्मिता तुम एक बताओ। जगह से दूसरी जगह को माइग्रेट करना। माइग्रेट करना। तो शामिया माइग्रेशन ये होता है, जैसे मान लो बहुत सारे लोग जॉब के लिए, देखो औरतें या लड़कियां तो एक डेटा है, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे माइग्रेशन, जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली पढ़ेंगे माइग्रेशन। तो ऐसा डेटा है, डेटास बहुत सारे हैं, तो डेटास में देखा गया है कि बहुत बार औरतें जो है माइग्रेट करती हैं, किस लिए? उनका मेजर रीजन है शादी। शादी की वजह से एक से दूसरी सिटी माइग्रेट करती हैं, या एक शहर से दूसरे शहर, गांव से दूसरे गांव। मगर आदमी ज्यादातर माइग्रेट किस लिए करते हैं? काम की खोज में। मान लो एक छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली गए हैं, बॉम्बे गए हैं, पुणे गए हैं, बैंगलोर गए हैं जॉब के लिए। तो ये क्या होता है? माइग्रेशन, एक शहर से दूसरे शहर जाना। अब बड़े शहर से छोटे शहर जाने को भी माइग्रेशन कहते हैं।
सारे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उस चीज को माइग्रेशन कह रहे हैं। उसके रीजंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अब अगर अर्बन मिशन इंप्लीमेंट होगा तो सोचो, जब शहरों गांव में शहर जैसी फैसिलिटी मिलेगी तो लोग शहर नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं रिसोर्स बैलेंस भी होगा ना। सोचो दिल्ली में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, कितनी भीड़ हो गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है, पानी नहीं मिलता है लोगों को, तो वहां की क्वालिटी रिसोर्स क्रंच हो रहा है, मतलब एक रिसोर्स पे बर्डन हो रहा है। तो अगर हम बैलेंस रखेंगे, लोग आराम आराम से फैले फैले रहेंगे, हर जगह उनको फैसिलिटीज उनके गांव में मिल जाएंगी। उनके गांव में अगर हॉस्पिटल अच्छे होंगे तो क्यों जाएंगे वो एम्स के बाहर टेंट में रहने। लिटरली एम्स के बाहर टेंट में लोग रहते हैं क्योंकि उनको एम्स में इलाज करवाना और इतनी जल्दी नंबर नहीं आता है, तो कितने कितने दिनों से टेंट में ना रहते हैं, आके बाहर टेंट बने हुए हैं। तो आप सोचिए क्यों, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज नहीं है। तो अर्बन मिशन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि शहर जैसी फैसिलिटीज गांव में लाने की। तो इससे क्या होगा, माइग्रेशन कम होगा, और माइग्रेशन कम होगा तो उससे बहुत फायदे हैं। उससे क्या होगा, हमारे रिसोर्स क्रंचिंग कर बैलेंस आएगा, एक जगह पर ओवर पॉपुलेशन नहीं होगा, डिजास्टर कम होगा, एक जगह पर पॉल्यूशन कम होगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है, आई बात समझ में? ओके चलो, आर्टिकल 39 में काफी क्लॉजेस हैं। क्लॉजेस का मतलब मैंने फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों को बताया था ना, ABCD पार्ट है बेसिकली। तो जी जी। हाँ, तो 39A कहता है ऑल मेन विमेन और सिटीजन्स को एक लाइवलीहुड का राइट होना चाहिए। जितने औरत मर्द सिटीजन्स हैं हमारे, उनको राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, उनका हक है, उनको कुछ कमाई का जरिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को आपको मनरेगा पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, गारंटी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मनरेगा, सुना है ना? जी, नरेगा से मनरेगा बना है। हाँ हाँ, नरेगा से मनरेगा जो बना है। तो मनरेगा क्या है, मनरेगा आपको काम देने की गारंटी देता है कि आपको इतने महीने में 100 दिन का काम जरूर मिलेगा, और अगर बाय द वे आपको काम नहीं मिला तो आपको काम के बिना पैसे मिलेंगे, ठीक है, काम के। तो ये कहीं ना कहीं 39A को वो करता है कि देखो ऐसे, ये है DPSP में डिफरेंस, कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लॉ लाती है ताकि ये सारी चीजों को फैसिलिटेट कर सके, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सके। बट ये सारी चीजें डायरेक्टली इंप्लीमेंटेबल नहीं है कि आज ऐसे लागू हो गया, बस DPSP में डाला और लागू हो गया, ऐसा नहीं है। बट क्या है, धीमे धीमे पॉलिसीज ला के इम्प्लीमेंट करना। बस 1 मिनट में पानी लेके आती हूँ, मेरा गला, बस 1 मिनट। तो ठीक है, 39A हो गया, समझ में आ गया बात। और इसके अलावा जैसे बहुत जी सारे हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, तो आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट के बाद ये बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप करी गई, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज पता है ज्यादातर गांव के, जो शहरी इलाकों से बाहर सेटअप करी गई। उसका एक पोल्यूशन बहुत बड़ा रीजन है, और गांव के पास बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप करी गई। क्यों? ताकि वहां के मेल्स को, वहां की औरतों को जॉब मिल सके उन इंडस्ट्रीज में। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सेट करी गई। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब है जहां पर खूब लेबर लग रहे हो, ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करी गई। तो ये 39A कहता है कि सारे आप लोगों को लाइवलीहुड देना है, आप लोगों को उनको रोजगार देना है, उनको काम देना है, ठीक है, समझ में आया 39A? जी। ओके, अब 39B, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। अब एक बात बताओ, तुम लोगों को लैंड सीलिंग लॉस का पता है? नहीं। नहीं। देखो, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, आजादी के कुछ सालों बाद, ये करा गया था, लैंड सीलिंग लॉ आया था।
तो कह दिया गया था किसी के पास इससे ज्यादा जमीन है, मान लो 10 बीघा है, बहुत मैं तो बस नाम मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा ये एग्जैक्टली नंबर नहीं था, नंबर मुझे नहीं पता है, बट मान लो किसी के पास 10 बीघे से ज्यादा जमीन है, तो वो उसकी ले ली जाएगी गवर्नमेंट और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी लोगों में। तो एक लैंड सीलिंग, जबकि ये बाद में लागू नहीं, मतलब लागू हटा दिया गया, बट ये एक लैंड सीलिंग लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, बट क्या ये हमारी जगह पे लागू हो पाया? नहीं, बिकॉज लागू हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी है, तो इसके तो अगेंस्ट है ना ये, तो ये प्रिंसिपल अच्छे से लागू नहीं हो पाया है। तो ऐसे केसेस, ऐसे बहुत सारी डीपीएसपी में चीजें हैं जो कि उटोपियन है। उटोपियन का मतलब होता है कि मतलब ख्याली है जी ना, ख्याली है, हमें मतलब वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, बट वो एक ख्याली है कि बेस्ट सिचुएशन लेके चल रहे हैं, ओ ऐसा हो जाए तो कितना जबरदस्त होगा, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। आपको पता है जो मैंने आप लोगों को वो कम्युनल वो कम्युनिज्म पढ़ाया था, कम्युनिज्म, सी कम्युनलिज्म नहीं, कम्युनिज्म पहली क्लास में पढ़ाया था। तो कम्युनिज्म क्या कहता है कि कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट नहीं होनी चाहिए, लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले सब कुछ अच्छे से और लोग जी आपस में सब जस्ट होकर रहें, कोई गवर्नमेंट कोई रेगुलेट करने के लिए नहीं। तो क्या आपको लगता है ये उटोपियन कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा उटोपियन की, मतलब ये सोच है? आपको लगता है लोग, मतलब गवर्नमेंट होती है आजकल, लॉज होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, उसके बाद लोग एक दूसरे के साथ गलत करते हैं और लोग जमीन ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो आपको लगता है ऐसे में होगा? तो ये सारी उटोपियन कॉन्सेप्ट है कि इमेजिनरी चीजें हैं। ठीक है, या 39B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस हम लोग जब फंडामेंटल राइट डीपीएसपी खत्म कर लेंगे तो हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का पूरा क्लैश पढ़ेंगे, और कैसे कैसे कौन कौन से केस आए और कौन कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। तो हम 3-4 केसेस पढ़ेंगे, वो हम एंड में पढ़ेंगे जब हम पूरा डीपीएसपी खत्म कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट में इसको चार्जिंग पे लगा दूं। चलो नेक्स्ट। अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल BCD एक बार देख लेना, ई पे आ जाओ, 39E। ये बेसिकली सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ये डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए है। ठीक है, डिसएडवांटेज सेक्शन कौन से होते हैं? कोई भी, जैसे बच्चे हैं, औरत हैं, गरीब हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन में तो बहुत कुछ आ जाता है। तो ये कहता है कि स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज और इंटरवीन इन वर्क स्फीयर सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहता है कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो इंटरवीन कर सकता है, वो लॉ बना सकता है, वो कानून ला सकता है कि वर्कर्स के कुछ राइट होने चाहिए ना, जैसे लेबर डिपार्टमेंट आया, फिर लेबर लॉज आए। लेबर लॉज कहाँ से आए? हमारे इस आर्टिकल से आए। लेबर, आपको पता होगा ना, अमेजोन वाली मैंने आपसे शेयर किया था ना कि अमेजोन वर्कर्स के साथ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। हाँ, तो वो देखा, अगर देखा जाए तो वहां पर ये लागू हो सकता है कि लेबर लॉज, आप स्टेट, अगर गवर्नमेंट हमारी आज भी चाहे ना तो ये अमेजोन वाले इशू में इंटरवीन कर सकती है। आपको पता है, इवन मैं अंदर की मतलब थोड़ी सी बात बता रही हूँ कि वहां जब मैंने वहां पर गए थे तो वहां पर देखा कि वहां पर लेबर जो हमारे लेबर मिनिस्ट्री के मेंबर थे वो जांच के लिए आए हुए थे अमेजोन में। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा उछल रहा था कि लेबर लॉज वायलेट हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो वो जांच के लिए गए थे वहां पर। क्यों गए? क्योंकि स्टेट की वो है, स्टेट को जाना है, स्टेट इंटरवीन कर सकता है, स्टेट का ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करेगी वर्कर्स के राइट को। ठीक है, आगे बात समझ में? अब 39F पे चले। चिल्ड्रेन मस्ट बी गिवन इनफ अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज सो दे डेवलप इन अ हेल्दी मैनर। अब हर एक बच्चे को ऐसी आपको माहौल, ऐसी चीजें देनी है जिससे वो एक अच्छे हेल्दी मैनर में डेवलप करा जा सके। एक अच्छा, समझ रहे हो, उसको अच्छी डाइट देनी है, उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है, उसको फैसिलिटीज देनी है, उसको पढ़ाई का हक देना, ये सारी चीजें 39F कहता है। तो आपको कारा के बारे में पता है? सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स एजेंसी।
ठीक है, कारा सारा। बेसिकली अगर आप अडॉप्ट करने, इंडिया में किसी को भी अडॉप्ट करना होगा ना, किसी भी कपल को अडॉप्ट करना होगा, तो वो कारा के थ्रू अडॉप्ट करता है। अडॉप्शन कहाँ से होता है? कारा के थ्रू, हमारे इंडिया में। और आपको पता है, एक बात बताओ, एक शादीशुदा जोड़ा है, मतलब एक कपल है, मेल और फीमेल, ठीक है, मतलब एक कपल है, और वो चाहे अडॉप्ट करना बच्चे को, तो वो अडॉप्ट कर सकता है ना? वो मेल बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकता है, फीमेल बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकता है। ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इससे मैं बता रही हूँ आपको। और अगर एक लड़की है जिसने शादी नहीं की है, जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो क्या वो एक गर्ल चाइल्ड, एक लड़की बच्ची को अडॉप्ट कर सकती है या लड़के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है? बताओ, वो लड़के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, लड़की बच्ची को, या दोनों को? बताओ, एक अगर बिना शादीशुदा औरत है, कोई उसने शादी नहीं करी है, सिंगल सिंगल लेडी है, अगर वो अडॉप्शन चाहे तो वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर पाएगी, ए, बी गर्ल बॉय चाइल्ड को अडॉप्ट कर पाएगी, या दोनों को, सी? बताओ, ए बी सी ऑप्शन, जल्दी। दोनों को। सब लोग, कौन बोल रहा है दोनों को? दोनों को शामिया। ओके, दोनों को। अनम कह रही है गर्ल को। मधुस्मिता? गर्ल ओनली? नहीं, एक लड़की दोनों को अडॉप्ट कर सकती है, मेल को भी अडॉप्ट कर सकती है, फीमेल को भी, अगर वो शादीशुदा नहीं भी है तब भी। ठीक है, ये हमारी कंट्री का मतलब लॉ है। और जैसे आपने सुष्मिता सेन ने खैर 2 बच्चियां अडॉप्ट करी है, जबकि वो सिंगल है, उसने शादी तो नहीं करी है, उसने 2 बच्चियां अडॉप्ट करी है, तो हमारी कंट्री में लॉ है। मगर अच्छा बताओ, सेम क्वेश्चन मेल पे, अगर एक बिना शादीशुदा मर्द है, मतलब वो शादी नहीं करी है उसने, तो वो क्या एक बॉय या गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है? आई थिंक बॉय को। हाँ, बॉय को कर सकते हैं, गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। एक बार मैं बॉय का भी कंफर्म करके बताऊंगी, बट गर्ल चाइल्ड को वो 100%, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन था ये, गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और अच्छा, आपको LGBTQI+ पता है? अभी हमारा डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है 377 सेक्शन की। देखो, यहाँ से हम करंट अफेयर्स ही पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक रिलेटेड होगा करंट अफेयर्स के, मैं वहां पर चली जाऊंगी, ठीक है। अब सेक्शन 377 पता है? LGBTQI+ कम्युनिटी डीक्रिमिनलाइज किया गया है। नहीं। कि मान लो LGBT क्या होता है? लेस्बियन, गे, ये वाले जो, मतलब आपको मेल मेल कपल हैं, अगर फीमेल फीमेल कपल हैं, ये कपल्स को हम LGBTQI+ कहते हैं। ट्रांसजेंडर है इसमें, तो ये सारे जो लोग होते हैं, तो आप बताओ कि हमारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या ये किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है कर यूपीएससी। सकते हैं। नहीं, किसी को नहीं कर सकते, अभी उनको हक नहीं मिला है, ठीक है, अभी तक नहीं मिला है, वो यही सारे हक डिमांड कर रहे हैं। वो क्यों? अभी उनको मैरिज का राइट नहीं मिला है, तो अगर मैरिज का राइट मिल जाएगा तो शायद ये भी मिल सकता है, तो इसलिए वो ये राइट डिमांड कर रहे हैं। क्या पानी है मम्मा भी? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अभी नहीं है, तो अभी नहीं है, तो ये याद रखना, ये यूपीएससी में कारा पे बहुत क्वेश्चन आता है। कारा सारा कारा कारा मतलब सेंट्रल अडॉप्टिव वाली एजेंसी, और स्टेट वाली जो सारा है, तो याद रखना। तो अभी गे लेस्बियन कपल, LGBTQIA+ कपल जो हैं, वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, और मेन जो है वो फीमेल गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, मगर फीमेल दोनों को अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल 39 कैपिटल ए। अच्छा, कैपिटल ए जब भी आता है किसी आर्टिकल में, किसी आर्टिकल के आगे, तो तुम लोग को मतलब समझ में आता है ये क्यों है? हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में भी 21A पढ़ा था, बड़ा ए, कैपिटल ए। जो क्लॉजेस होते हैं, क्लॉज। अमेंडमेंट। जी। हाँ, बोलो बोलो बोलो, मधुस्मिता क्या बोल रही थी? अमेंडमेंट एक्ट, वेरी गुड। ओके मधुस्मिता। हाँ, तो जो छोटे वाले कैप लेटर्स यूज होते हैं, तो वो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ है तब से है। मगर जब कैपिटल में कुछ आता है, तो इसका मतलब है वो अमेंडमेंट के थ्रू आया है। अमेंडमेंट मतलब पता है ना, कैप एडिशन के थ्रू आया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के एनैक्टमेंट के बाद में, तब वो आया है। तो 39A बाद में आया है, पहले से नहीं था। तो ये 40, देखो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 39A आया है। 42nd वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, 1976 वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या चेंजेस हुए हैं, वो इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हुए हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 1976 में हुआ है। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कभी कोई पूछे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है।
तो 39A कहता है प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड, मान लो किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो मान लो उसके पास पैसे नहीं है, तो वो तो कोर्ट नहीं जा सकता, वो तो कोर्ट से कुछ नहीं, क्योंकि पैसे, अगर भाई वकील हो तो वकील तो बहुत बहुत पैसे लेते हैं, आप अगर केस लड़ने जाओ तो आपको बिल्कुल मतलब जेब खाली हो जाएगी आपकी। तो क्या कोई गरीब क्या लड़ नहीं सकता? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो फ्री लीगल एड की 39A में डाला गया है, और ये इसको इम्प्लीमेंट भी करा गया है, इसके लिए एक्ट भी लाया गया है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नालसा। क्या लाया गया है? नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो ये लागू हो गया है, ये लागू है। तो बहुत सारे जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, औरत, मतलब गरीब, डिसेबल, आपको ट्रांसजेंडर, ये जितने सारे लोग, सॉरी, जितने सारे लोग हैं, ये सब लोग फ्री लीगल एड पा सकते हैं। कोई भी केस होता है वो डायरेक्टली जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, मतलब पब्लिक जो एडवोकेट्स होते हैं, वो उनको हायर कर सकते हैं। ये फर्ज स्टेट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है उन लोगों को। अच्छा, मधुस्मिता इज आस्किंग अभी आपने कैसे यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, थोड़ा उसके बारे में बताओ। ओके, मैंने मतलब लिटरली, चलो ठीक है 39A तक एंड करते हैं। तो 39A तक याद रखना, 40 से कल पढ़ते हैं। तो मैंने बेसिकली 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाकी है, तो चलो मैं अपनी प्रिपरेशन की तुम लोग को बता देती हूँ। मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरा बैकग्राउंड पूरा साइंस, तुम समझ सकते हो। 11th 12th में मेरा PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बैचलर्स में मैंने फिजिक्स ऑनर्स करा है। तो मेरा कोई दूर दूर तक नाता ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कोई दूर दूर तक नाता। 10th तक जो पढ़ा था वो बेसिक वाला वो पढ़ा था, और उसमें भी पॉलिटी तो नहीं पढ़ा था। पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था, बट ऐसा ये सब कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। और ग्रेजुएशन भी पूरा मेरा साइंस। तो मैंने स्टार्ट करा प्रिपरेशन बेसिक से, बिल्कुल लिटरली मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, प्रियम्बल क्या होता है नहीं पता था मुझे। मैंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी पढ़ी सबसे पहले, पॉलिटी पढ़ी। और मैं तुम लोग को बता रही हूँ ना, तुम लोग को बहुत आता होगा, मुझसे बहुत ज्यादा आता होगा। जो मेरी उस टाइम पे सिचुएशन थी ना, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं पहली बार चीजें पढ़ रही थी खुद से, मैंने कभी कोई कोचिंग भी नहीं करी। कोचिंग इन द सेंस, मैं जामिया RCA में रही, हमदर्द स्टडी सर्कल में रही, तो वो कोचिंग नहीं है। वहां पर आपको रहने की जगह, लाइब्रेरी और ये सारी चीजें मिलती, पीयर ग्रुप मिलता है, वहाँ टेस्ट होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, बट आपको कोई पढ़ाता नहीं है। तो मैंने खुद से पढ़ा है, और खुद अपनी गलती से, तभी तो मैं तुम लोग को बोलती हूँ ना कि तुम लोग को ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ऐसे आ रहा है। क्योंकि मैं स्टेट का मतलब मुझे नहीं समझ में आता था। मैं सोची स्टेट के बारे में क्यों, स्टेट के बारे में क्यों बात कर रहा है, यूपी के बारे में, ये तो स्टेट का मतलब तो यूपी बिहार ये होता है। लिटरली मैं प्रियम्बल, आई डिडंट नो अबाउट प्रियम्बल। मुझे सेक्युलरिज्म और आपका हाँ, जितने हमारे ये क्या बोलती हूँ, हमारे जो प्रियम्बल में सारे जो चीजें डिस्कस किए ना, रिपब्लिक क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे इनकी डेफिनेशंस क्लियरली नहीं पता थी, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत आता था। मुझे इतनी इन डेप्थ ये सारी चीजें पता ही नहीं थी। बट मैंने फिर पढ़ा, मैंने मतलब मैंने बहुत पढ़ा। मैंने अगर दिया है ना, मैंने अपना बेस्ट दिया है। 3 साल मैंने अपना बेस्ट दिया। मैंने